हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीधे हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी नमस्कार, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ नमस्कार जी, आवाज आ रही ठीक जी। कंवरपाल जी, लॉकडाउन पार्ट 3 पूरे देश में लागू है, आप देख रहे होंगे अब ढील भी दे दी गई है। ऐसे में क्या लग रहा है, परेशानी क्या और बढ़ सकती है अगर सावधानी नहीं बरती तो? देखिए, सावधानी रखना तो हर आदमी की जिम्मेदारी है और लॉकडाउन भी कुछ लिमिट पे समाप्त करना ये भी सरकार की भी मजबूरी है। जनता के लिए भी कुछ ना कुछ उसको अवसर देना पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम तक आप उनको घर में बंद करके नहीं रख सकते, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा सभी आदमी को। तो दोनों ही चीजें जरूरी है। मतलब हर आदमी को इतना जागरूक होना चाहिए कि जिस प्रकार की अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो उसपे चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, अपने हाथ साफ करना, साबुन से नहाना और सारी जो भी इसके लिए जो प्रिकॉशन दिए गए हैं उन सबका अमल करते हुए, उन पे अमल करते हुए अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम इससे जीत सकेंगे। बिल्कुल, हम इसमें जीत जरूर हासिल करेंगे, लेकिन सबके साथ के साथ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी हमें लोगों को ये साफ तौर पे समझाना पड़ेगा, ये ढील दी गई है सिर्फ इसलिए ताकि आप नॉर्मल लाइफ भी हम वापस लेकर आ सकें, परिस्थितियां भी धीरे धीरे सामान्य हो सके, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ेगा, आपको हैंड हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर्स का, आपको मास्क का, आपको हर चीज का प्रयोग भी करना पड़ेगा। आप बाहर जाएं तो सिर्फ ये नहीं कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं या बाहर सड़कों पर देखने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई काम है सिर्फ अभी भी यही मानिए कि सिर्फ तभी जाना है। मेरा ये बात बिल्कुल मैं, अगर आपको अति आवश्यक है जाना तभी आपको जाना चाहिए। आवाज मेरी भाई? नहीं, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी। आप कह रहे हैं कि अगर अति आवश्यक है सिर्फ तभी बाहर जाना चाहिए, तभी हमें घर से बाहर जाना चाहिए और बिना बात के ऐसे नहीं कि घूमने के लिए या किसी बात के लिए वैसे नहीं जाना। कंवरपाल जी, आपको नहीं लगता है कि जो दिल्ली से सटे इलाके हैं हरियाणा में, वहां पे ज्यादा टेंशन उसकी वजह से बढ़ी है और अब जो बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं, तमाम कोई परमिशंस भी नहीं मिल रही हैं, दिल्ली हरियाणा को कोई भी व्यक्ति दिल्ली जा नहीं सकता है और हरियाणा में आ नहीं सकता दिल्ली से, तो ऐसे में अब परिस्थितियां कंट्रोल होंगी, चीजें सामान्य होंगी और जो केसेस अब बढ़ रहे थे अचानक से वो कम होंगे? नहीं, बिल्कुल वो कम होंगे क्योंकि हमारा हरियाणा जो है दिल्ली के 3 साइड में है और ये स्वाभाविक है कि दिल्ली में इस प्रकार के केस बहुत ज्यादा है, कोरोना के केस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो हमारे लोग वहाँ नौकरी करने के लिए भी जा रहे, बिजनेस के लिए भी जा रहे, सब्जी भी लेके जा रहे थे, वापस भी आ रहे थे। तो उसमें हम जो हमारे पास के जिले हैं जैसे सोनीपत है, जैसे वहाँ पर काफी केस इस प्रकार से आए। जो झज्जर है वो तो बिल्कुल ही हमारा क्लियर था, तो वहाँ पे बहुत केस इस प्रकार से आए और तो इस प्रकार से काफी हमें लगा कि ये काफी मुश्किल काम है, तो इसलिए हमने रोक लगाई। हालांकि हम बिल्कुल टच है एक दूसरे से, तो समस्या तो है क्योंकि वहाँ पेशेंट ज्यादा हैं। तो इस वजह से उससे पहले आपने देखा कि जो मरकज वाला मामला था उसकी वजह से भी हमें बड़ा भारी नुकसान उठाना उस टाइम पड़ा और वो काफी बड़ी संख्या में लोग जो थे अपने मेवात में आए, पलवल में आए, गुड़गावा में आए, तो वहाँ इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई थी। लेकिन कुल मिला के हमारे सरकार ने और अधिकारियों ने उस पर काबू पा लिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम इसको कंट्रोल रखें। हम मरकज कनेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब नांदेड़ साहिब से भी केसेस लगातार सामने आए हैं। अभी कुछ ही देर पहले करनाल से भी 4 ही मामले सामने आ गए हैं। ये परिस्थितियां हमारे लिए कितनी भयानक हैं? देखिए, कहीं से भी कोई इस प्रकार का संक्रमित व्यक्ति आता है ना जी, तो समस्या तो हर जगह से है, चाहे नांदेड़ साहब से आए चाहे कहीं से भी आया जो भी व्यक्ति, तो निश्चित तौर से समस्याएं तो है, पर लेकिन इसमें जागरूक रहने की जरूरत है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए, और मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे जागरूक है लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत जागरूक है हमारा समाज इस मामले में। और मैंने तो कई बार यहाँ अपने इलाके में भी देखा कि अगर कोई आदमी बाहर से आया तो उसके बाद गांव में से फोन आएगा जी कि हमारे पास एक ऐसे आदमी आया तो उसकी तरह चेकिंग करा दो, और परिवार वालों ने भी कोई इतराज नहीं किया, परिवार के लोगों ने भी कहा कि ठीक है चेकिंग होना ही चाहिए। तो अगर सारा समाज मिलकर इस बात पे ध्यान देगा
ये कोई किसी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बिल्कुल। ये हमारी सबकी सुरक्षा की बात है कि बिल्कुल। अगर हम इस पे ध्यान रखेंगे तो फायदा रहेगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लोग काफी इसको लेके जागरूक भी हैं और अब लोग खुद ही ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, हमारा अगर टेस्ट हो जाए, हम कहीं बाहर से आए तो हम अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लें, हम इससे बच जाएं, या किसी भी तरह से अगर हमारे में संक्रमण आ गया है तो वो हमसे आगे ना फैले। इसमें अभी तक तो बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया, लेकिन अब हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी को है तो उसको मालूम नहीं है कि उसको कोरोना हो गया है। ऐसे में बाहर जाने वाले लोगों को खास तौर पे अगर जाना है तो बेहद जरूरी काम है, तभी आप जाइए, लेकिन अगर जा रहे हैं तो आप तमाम अपने हाइजीन का, तमाम गाइडलाइंस का पालन करना भी नहीं भूल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, इसका ध्यान रखना, क्योंकि पहले तो ये 5-6 दिन तक तो पता ही नहीं चलता किसी को कि मैं संक्रमित हो गया हूँ, क्योंकि उसको ही नहीं पता चलता जिसको होया। लेकिन फिर भी अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो चेक करा ही लेना चाहिए, और जिस प्रकार से हमारा आरोग्य सेतु है ये सबको डाउनलोड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से भी इसमें बड़ा भारी सहयोग हमें इसमें मिलता है। तो जितने भी सरकार ने जिस प्रकार की अपील की, आपने डाउनलोड कर लिया कंवरपाल जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कर रखा है। आपने कर रखा है जी। तो क्या आपको लगता है उस ऐप के फायदे हैं? क्योंकि अब लगातार सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से भी आह्वान किया जा रहा है कि आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मेरे फोन में भी वो ऐप है। लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि 9 करोड़ से ज्यादा लोग वो ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अब लोगों को मालूम है कि वो ऐप आपको अगर खतरा है तो आपको अलर्ट कर देगी, आपको अलार्म बजा के बता देगी कि आप खतरे में हैं, कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास है। हाँ, बिल्कुल, उसका बड़ा भारी लाभ है, बहुत लाभ है उसका। अगर हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो हमारा मोबाइल हमें एक मैसेज कर देगा कि भाई आप इसमें जागरूक कर देगा उसके बारे में। बिल्कुल, उस जागरूकता से लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन एक परेशानी है कंवरपाल जी, उसका हल नहीं मिल पा रहा है। अभिभावक, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और आपसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। लोग इस वक्त ये उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा सरकार कम से कम उनको स्कूल फीस में कुछ तो रियायत दे, स्कूलों को कुछ तो कहे कि आप चलिए फीस माफ कर दीजिए, पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम आधी तो कर दीजिए। उन लोगों का तो सोचिए जिनके पास पैसे देने के, स्कूल फीस देने के कोई पैसे नहीं है, घर में वो राशन लेकर आए या फिर स्कूल फीस दें। कुछ तो हल होना चाहिए, आधी फीस तो कम से कम माफ हो जाए अगर पूरी नहीं हो सकती तो। देखिए, इसके बारे में बैठ के विचार कर लेंगे हम कि अगर ऐसी जरूरत होगी, लेकिन अभी तक हमारा यही है कि जो 1 महीने की फीस के लिए मैंने कहा, ट्यूशन फीस के बारे में कहा कि वो अभिभावकों को देनी चाहिए फीस वो, क्योंकि स्कूल को चलाने के लिए भी जरूरी है, स्कूल में टीचर भी हैं, टीचरों के अलावा और दूसरा स्टाफ भी है। तो अगर हम पैसे नहीं देंगे तब तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। नहीं, तो पैसे आप भले ही दीजिए, लेकिन कम से कम आधे तो करवा दीजिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए। बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे। हमने फीस के बढ़ाने के ऊपर रोक लगा दी, और अन्य प्रकार के जैसे ट्रांसपोर्ट था उसका भी हमने कर दिया, और दूसरे अन्य भी कोई खर्चे हैं उनके ऊपर भी रोक लगा दी कि आप इस प्रकार की कोई चीज ले सकते, केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं 1 महीने की, वो ले लें। तो इसके बारे में दोबारा जब भी होगा तो उसके बारे में दोबारा निर्णय लेने के विचार कर लेंगे, अगर कहीं ऐसी जरूरत है तो देख लेंगे। नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपके पास भी बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की होगी, अपील की होगी कि कम से कम स्कूल फीस का तो कुछ कराइए। हाँ, नहीं, इस प्रकार की अपील तो वाकई ही की है लोगों ने। कुछ लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा कि फीस माफ होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं इसकी कोई घोषणा यहाँ नहीं कर सकता इस प्रकार की। मैं समझती हूँ आपकी मजबूरियों को। नहीं, मेरा आपसे कोई अभी इस वक्त घोषणा करवाने का कोई इरादा भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इस पर एक सार्थक चर्चा करना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये आज इस वक्त प्रदेश में हर एक अभिभावक की मांग है कि सरकार कम से कम इतनी रियायत तो दे दे। हर किसी का काम बंद था, कोई अपनी दुकान खोल नहीं पा रहा था, कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, कोई नौकरी पेशा था तो उसको, और ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस से पूरी की पूरी सैलरी मिल गई हो, खासतौर पे मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास लोग, जब भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं तो बहुत से लोग सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि सरकार मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है, उन्हें भी तो कुछ फायदा, कुछ रियायत, कहीं तो कोई मदद उनके लिए कभी तो होनी चाहिए। ठीक है, जो बात आपने कही इस पर बिल्कुल गौर करेंगे, इस पर विचार करूंगा। उम्मीद है कि कुछ इस दिशा में हो सकता है। नहीं, देखिए, इसमें सारी जैसी भी परिस्थितियां उसके बारे में निश्चित तौर से विचार करेंगे और जो भी। नहीं,
हम ऐसा कर सकते हैं कंवरपाल जी के स्कूलों को भी नुकसान नहीं हो, अगर उनके जितने टीचर्स हैं उनको उनकी सैलरी देनी है तो वो भी पूरी सैलरी तो टीचर्स को दे नहीं रहे हैं। तो जितना स्कूल्स का खर्चा इस वक्त चल रहा है, स्कूल तो बंद है, हालांकि टीचर्स की आधी आधी सैलरी वो दे रहे हैं, तो एक टोटल अमाउंट उनका पूरा एक्सपेंसेस का लिस्ट बना के जितना भी एक्सपेंस पड़ता है, जितने बच्चे स्कूल में उसको डिवाइड करके हर बच्चे में बांट दे, बस उतना खर्चा ले लें। क्योंकि इस वक्त बच्चों से पैसा कमाना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके में किसी भी सूरत में जायज होगा और लोग इसे प्रोत्साहन देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है इसकी। प्रॉफिट कमाना कोई वो नहीं है इस टाइम, और इस टाइम तो यही है कि जो उनका खर्च है उतना उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में फिर भी बैठ के विचार करेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है उसको भी उसमें शामिल करेंगे और बैठ के बातचीत करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम ये हरियाणा न्यूज पर ये कह रहे हैं कि आप एक बार फिर से इस पर विचार करेंगे, एसोसिएशन को बुला के उससे बात की जाएगी और इसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। कंवरपाल जी, इसका हल तो निकाल लेंगे। एक और परेशानी पानी को लेकर जो खड़ी हुई है, सीएम साहब ने पीसी भी की और उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत नाम की एक योजना की शुरुआत भी कर दी है। आपको क्या लग रहा है, कोरोना संकट के साथ साथ ये पानी का संकट भी अब हरियाणा के लिए गंभीर हो सकता है? देखिए, कोरोना संकट तो है, लेकिन भविष्य की योजनाएं तो बनानी होगी ना जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी लोगों से अपील की थी कि धान कम से कम बोना चाहिए। हाँ। और कुछ ब्लॉक उन्होंने निश्चित किए थे कि ये ब्लॉक हैं जहां पानी बहुत नीचे चला गया। तो जहां पानी बहुत गहराई में चला गया तो उनसे अपील की थी कि आप धान ना लगा के कोई और दूसरी फसल लगाएं। तो अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार की एक घोषणा की है। उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट इसलिए भी रखा है कि भाई हम आपका जो बीज है वो फ्री देंगे, आपका इंश्योरेंस फ्री करेंगे, और दूसरा भी, और मेरे ख्याल से शायद 7100 रुपए तक का एक बेनिफिट किसान को देने का निर्णय किया सरकार ने कि हर प्रत्येक एकड़ पे 7100 रुपए तक का बेनिफिट किसान को दिया जाएगा अगर वो धान नहीं लगाते। और जो पंचायत की भूमि है उन ब्लॉक में, उस पे भी ये आदेश किया कि वहां कोई भी जहां पानी गिर रहा है वहां पे कोई भी जो पंचायत की जमीन है उस पर भी धान नहीं लगाएगा। ये तो एक गंभीरता की बात है। और मैं समझता हूं कि अभी इसकी शुरुआत है। जैसे जैसे लोगों को गवर्नमेंट उसकी खरीद करेगी, मान लीजिए मैं मक्की लगाता हूं और मक्की की पूरी खरीद अगर सरकार करती है, या मैं दाल लगाता हूं, दाल की पूरी खरीद सरकार करती है, तो मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आएगा। ये सारी गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि जो खरीद थी वो सरसों की ना, जो खरीद थी आज तक वो धान की गेहूं की थी। तो किसान अपने आप को सेफ समझता था कि अगर उसने धान पैदा कर लिया तो निश्चित तौर से सरकार खरीद लेगी, मुझे हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने गेहूं पैदा की, उसको सरकार खरीद लेगी। लेकिन अब सरकार हर चीज को खरीद रही, चाहे वो कपास की बात है, चाहे वो सरसों की बात है, चाहे वो सूरजमुखी की बात है, चाहे वो बाजरे की बात है, अभी सरकार ने मक्की की बात है, और इसी प्रकार से चाहे दालों की भी बात होगी। जब हम उसको खरीदना शुरू करेंगे तो किसान भी उसको महसूस करेगा और उसको लगेगा कि मैं सेफ हूं बिल्कुल, और इसमें भी मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे यह परिवर्तन आएगा, पहले भी जब हम छोटे थे तब इस प्रकार की खेती होती थी, यानी कि 40% जमीन में हम धान लगाते थे और 40% में कुछ और बोते थे, और 20% ऐसी थी जिसमें हम चारा पैदा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आया कि हम लगभग 80-90% जमीन जो है ना, एक तो पशु कम हो गए, लगभग 90% जमीन में या तो धान लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं या फिर गन्ना, यही 3 फसलें करते हैं। तो फसलों का जो डाइवर्सिफिकेशन होना ही चाहिए, विविधीकरण होना ही चाहिए। उससे जो जमीन की ताकत है वो भी बनी रहेगी, और जो पानी वाला मामला है वो भी काफी हद तक सॉल्व होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बड़े चिंतित है, और निश्चित तौर से होना ही चाहिए। एक अच्छी सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में सोच के हमने अपने निर्णय करने चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी हिसाब से ये निर्णय लिया कि जो आने वाली नस्ल है हमारी, अगर पानी नहीं बचेगा तो उसका क्या होगा, तो उसके बारे में विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया। तो इसके साथ साथ आप और भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम करने की सरकार की कोई योजना है, कोई प्लान्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की भी योजनाएं हैं, और मैं समझता हूं कि सरकार के साथ साथ समाज के जो अन्य लोग भी है, चाहे पार्टियां भी है और चाहे अन्य लोग भी हैं, उन सबको ही इसके सहयोग करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई ये हमने सबको मिलके इस काम को करना चाहिए ताकि पानी सुरक्षित रहे। आने वाली नस्ल के लिए हम एक ऐसा वो ना दें कि आने वाले टाइम में पानी के लिए सारा समाज मारा क्योंकि कहा भी जाता है कि ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद्ध हो जाए, तो पानी की कीमत कम से कम अब समझनी होगी हम सबको।
कंवरपाल जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज है आपकी। जी जी जी। अब मैं कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ना हो जाए। हाँ नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है विश्व युद्ध की, लेकिन विश्व युद्ध की बजाय पहले जहां मैं हूँ मेरी वहां जिम्मेदारी है। चाहे मेरी जिम्मेदारी एक गांव की है तो मेरी गांव की जिम्मेदारी, मेरी एक हल्के की जिम्मेदारी तो हल्के की, जिले की है तो जिले की, प्रदेश की है तो प्रदेश की। जहां हम हैं वहां हम सब मिलकर अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, हम अपने परिवार में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम पानी को कम खर्च करें, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। और अगर ये कल नहीं रहता, अब हमारे सामने जहां पानी का लेवल जितना था उससे काफी नीचे चला गया, तो अब हम सबको इसकी चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, हम सबको इसकी चिंता करने की जरूरत तो है। साथ ही साथ किसानों का आप जिक्र कर रहे थे, आपको लग रहा है कि जो किसानों की परेशानियां थी, क्योंकि पहले उनको ये सिस्टम ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा था, आड़तियों में भी काफी इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट था और काफी विरोध भी वो लोग करते रहे। अब परिस्थितियां ठीक है, अब वो समझ गए हैं कि हाँ, आपने अगर ये सिस्टम बनाया है तो इससे उनको कोई खतरा नहीं है, सीधा उनके अकाउंट में पैसे आएंगे और उनको कोई भी किसी तरीके की परेशानी और झंझट लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोई भी चेंज अगर करते हैं ना जी, तो शुरू में हर चेंज जो भी करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक तो लगता है कि उनको उसकी जानकारी होती है, कुछ ना कुछ उसका विरोध होता है, लेकिन ये एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। देखिए, आप आमतौर पे किसान को क्या है, बड़े आराम से आड़ती से उसको पैसा मिल सकता है, वो गया और उसने पैसा ले लिया, लेकिन वो पैसे पे ब्याज काफी ज्यादा होता है। आम रूटीन में जो आड़ती है वो 2%, जिसको 24% कह सकते हैं बैंक के हिसाब से, इतना ब्याज लेता है। 2% से लेकर 3, ये 24 से 36% तक ब्याज होता है। और कोई भी किसान अगर उसको ब्याज पे पैसा लेगा तो मैं समझता हूँ उसको वो वापस करना काफी मुश्किल होता है। अभी हमारी सरकार ने जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनमें 3 लाख की लिमिट पे बिना ब्याज के लोन कर दिया। कोई एक पैसा भी ब्याज नहीं लेंगे, 3 लाख का लोन लो और 6 महीने में उसको जमा करा दो, ले लो, जमा करा दो, ले लो, जमा करा दो। ऐसे ही हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें भी 1 लाख तक का लोन जो है वो जो अद करता है उसका वो ले लो और जमा करा दो, कोई उस पर ब्याज नहीं है। तो मैं समझता हूँ 4 लाख रुपए बहुत पर्याप्त है, कोई दिक्कत किसान को है नहीं, लेकिन उसकी आदत बनानी पड़ेगी कि वो उसी पैसे से काम करे, ना कि वो जाके कहीं तो उसकी स्थिति ठीक हो, किसान की स्थिति ठीक हो, तो वो उसके लिए जरूरी है कि उसको एक बारी आदत डालनी पड़ेगी कि वो आड़ती से पैसा न ले बल्कि बैंक से पैसा ले। ठीक है, गेहूं वो वहां बेचेगा, धान अपना वहां बेचेगा और फसल आड़ती के पास बेचेगा, वो बेचने वाला काम तो ठीक चले, लेकिन वो इस प्रकार से ना लूटे कि इतना ज्यादा ब्याज देंगे उसकी घर की स्थिति खराब होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको भी एक बार थोड़ा सा उसको लगता तो है कि ये शायद बाद में आड़ती पैसे नहीं देगा, पर आड़ती से पैसे लेने की जरूरत ही कहाँ है। जब 4 लाख की लिमिट हमने कर दी तो उसके बाद जरूरत ही नहीं है उसको आड़ती से पैसे लेने की, वो बैंक से पैसे ले और खर्च करे और अपना परिवार को ठीक चलाए। तो आपको लग रहा है कि ये सिस्टम अब उन्हें समझ आने लगा है और वो इस सिस्टम के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं आगे? बिल्कुल, अब सबकी समझ में आएगा, ऐसा सबकी समझ में आएगा कि इससे बड़ा भारी लाभ सब लोगों को होगा। आप ये कह रहे हैं ये सिस्टम हमने बदला था क्योंकि एक चेंज बहुत जरूरी होता है समय के साथ साथ। अब हम जिस परिस्थिति में हैं, हम देख रहे हैं कि अब बहुत जल्दी चीजें सामान्य होने वाली है नहीं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की दिशा में हमें कितने परिवर्तन करने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें किस ढंग से बदली जानी चाहिए? क्योंकि स्कूलों में भी ऐसा नहीं है कि हम एकदम से स्कूल भी खोल सकते हैं, बच्चे वहां चले जाएं, क्योंकि अभी भी कोई स्कूल खुलते दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में लंबे समय के लिए क्या हमें इस दिशा में भी कोई परिवर्तन, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा? देखिए, इसमें हमने सारे विचार किए हैं कि भाई ऑनलाइन तो हमने एजुकेशन शुरू कर ही दी, जो हमारे चैनल है उससे माध्यम से हम सारा एक काम कर ही रहे हैं। और दूसरे जो और भी हमारे सहयोगी हैं, चाहे केंद्र सरकार का स्वयंप्रभ है वो भी हमारा सहयोग कर रहा है, एनसीईआरटी का ई पाठशाला है वो भी हमारा सहयोग कर रहा है। हमने एक ऐप जारी किया ब्राइट ट्यूटी 9th और 10th के लिए, एक संपर्क है, संपर्क बैठक के नाम से एक ऐप जारी किया हमने पहले से 5वीं तक का, और भी दूसरे भी ऐसे, हरियाणा ने भी एक हेल्पिंग नाम से एक ऐप जारी किया जिसमें हमने सारी सामग्री डाल दी। हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया कि हमारे जो एजुसेट है, जो हमारा एजू हरियाणा के 4 चैनल हैं, उनको मस्ट कैरी में डाल दें, तो जिससे डीटीएच के जो चैनल है सारे के सारे, जो वो भी सारा हमारा ठीक तरीके से उसकी आम आदमी तक वो एजुकेशन पहुंच सके। लेकिन क्योंकि फिर भी अभी भी
अब हम इसका सर्वे कराएंगे, देखेंगे अब भी कुछ ना कुछ खामी होंगी, तो उस खामियों को दूर करने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और आने वाले टाइम के लिए भी हमने योजना बना ली अभी से कि अगर अभी हम शुरू नहीं कर सकते स्कूल को, तो आने वाले टाइम में जून में अगर 1 जून से हम शुरू करते हैं तो लगभग हमारा 234 दिन का जो है वो 234 दिन स्कूल लगते हैं, तो उसमें हमारे 43 दिन का नुकसान है। तो उसमें हमने विचार कर लिया कि अगर हमारा 43 दिन का है तो 15 दिन जो गर्मियों की छुट्टी है और 15 दिन सर्दियों की छुट्टी है, और 11 हमारे शनिवार हैं जिन पे हमारी छुट्टी होती है। तो अगर हम इन सबको ये छुट्टियां बंद करते हैं तो हमारे 41 दिन का कवर हो जाता है उसमें। नहीं, आपको लगता है कंवरपाल जी ये आप 1 जून से खोल पाएंगे? क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन में ढील भी दे दी गई है और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब और ज्यादा चिंता और ज्यादा परेशानी की बात तो अब आएगी और केसेस अब बढ़ेंगे, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा या इस पे फिर से रीथिंक करना पड़ेगा? हमने 1 जून से विचार किया, फिर 1 जुलाई से भी विचार किया। अच्छा, आपने बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव्स लेके चले। उसका 1 जुलाई का भी किया और जुलाई से बाद का भी किया। अच्छा जुलाई का हमने ये किया कि अगर जुलाई में शुरू करते हैं तो हमारी 15 दिन की जो छुट्टियां सर्दियों की वो समाप्त करेंगे, 11 जो हमारी शनिवार है वो समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम अगस्त और सितंबर 2 महीने में हम 1 घंटे से लेके 2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे के करीब हम ज्यादा पीरियड लेंगे, तो उसमें लगभग हमारे 100 घंटे कवर हो जाएंगे। तो अगर ये ऑप्शन होगा तो अगर 1 जुलाई से होगा तभी होगा। अगर हम 1 जुलाई से नहीं कर सकते तो उसके बाद अगर हमने सोचा कि उसमें 30% फिर सिलेबस कम करेंगे, कि अगर देखते हैं क्या परिस्थितियां बढ़ती हैं, अगर 1 जुलाई तक होता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसके बाद हम सिलेबस कुछ कम करेंगे और उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। अच्छा, आपने इस सब का तो पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है, ऐसे में अगर स्कूल लगे ही नहीं, बच्चों को ऑनलाइन ही क्लासेस मिलती रही, हालांकि उसमें भी बहुत परेशानी है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। आप इंटरनेट में ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नेट बार बार बीच में डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करता है। क्या इसके लिए भी कोई आपकी तरफ से कोशिश है, प्लान है? किसके लिए जी? ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप भले ही दे रहे हैं लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू आता है। कई बार ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन ऐसा होता है कि इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, इंटरनेट चलता नहीं है, तो ऐसे में उन क्लासेस का जो मिस होंगी या आधी रह जाएंगी या पूरी नहीं बच्चा कर पाएगा, तो ऐसे में बच्चा क्या करे? नहीं, ठीक है ये बात। हमने वैसे उसके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं टीचर के साथ, और उसमें भी अगर मान ले कई बार आधा दूर होता है तो उसमें उनको नंबर भी दिए हैं, वो अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं उसके बारे में, किसी चीज के बारे में जानकारी ले भी सकते हैं, तो उसके भी अपने ग्रुप बनाए। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे समस्या है उसके साथ साथ हमें मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि उसमें जो खामियां अभी जैसे हमने काम शुरू किया, अब मेरा ख्याल है इसमें से बहुत सी खामियां ऐसी हमारे सामने आएंगी जिनको हमें दूर करना चाहिए, तो उस पर पूरे गंभीर है और उस पर विचार कर रहे हैं कि जो भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी यूजीसी से भी जैसे गाइडलाइन आई और उन्होंने भी कहा कि पेपर लेने के बारे में, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कहा उन्होंने पेपर कैसे होंगे, तो उसके लिए उन्होंने निश्चित कर दिया कि भाई आप जो यूनिवर्सिटी है वो उसके नियम बनाएगी, और अगर हम पेपर नहीं भी ले सकते तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई जो उसका क्लास का जो उसके मार्क्स हैं, जो कॉलेज में उसने पेपर दिया उसका पहला, वैसे कंडीशन टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं, तो उसमें 50% उसके और 50% उसके सेमेस्टर के वो नंबर मिला के हम उसका रिजल्ट कर देंगे, जो +1 है और +2 है। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो रास्ते में फिर निकालने ही पड़ेंगे, चाहे वो शिक्षा के बारे में है चाहे पेपर के बारे में है, जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में भी कोई फैसला लिया गया है क्या? ये यूनिवर्सिटी के मामले में भी यही है कि अब जो हमारे फर्स्ट ईयर की हैं और सेकंड ईयर हैं जो, तो उसके बारे में हमने दिया कि 16 जुलाई से के पेपर के बारे में करेंगे शुरू, और निर्णय जो है वो यूनिवर्सिटी लेगी उसके बारे में, यूनिवर्सिटी का भी यूनिवर्सिटी लेगी, कॉलेज का यूनिवर्सिटी लेगी। लेकिन वहां पर भी तमाम नॉर्म्स का तो हमें पालन करवाना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। आपने पूरी योजना बनाई, अलग अलग तारीखों का, अलग अलग महीनों के हिसाब से प्लान कर लिया कि अगर इस दिन खुलता है या इस दिन खुलता है। क्या इस सब में ट्यूशन सिर्फ यही अब तक प्लान बनाया है कि अगर आप जुलाई में भी खोलेंगे तब भी सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी है, या फीस को लेकर भी कोई इसमें आप लोगों ने अलग अलग मंथ वाइज चार्ट बनाया है, कुछ तैयारी की है? कि जो सरकारी है वहाँ तो कोई फीस का है ही नहीं मामला, हमने 12वीं क्लास तक सारा कुछ फ्री कर दिया। वो फीस तो वैसे भी परेशान करती नहीं है। जहाँ प्राइवेट है उनके बारे में विचार करना पड़ेगा। अभी तक
अभी तक उसमें अभी कोई फाइनल हमने किया नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे मान लीजिए लॉकडाउन अगर नहीं समाप्त होता तो निश्चित तौर से उसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। तो मतलब अगर लॉकडाउन, आपको लगता है कि अभी हो सकता है लॉकडाउन समाप्त? ये देखिए स्टेप बाय स्टेप अभी और चीजों में तो हम खोलते जा रहे हैं, लेकिन स्कूल के मामले में नहीं मुझे लगता खुलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इम्यूनिटी हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो रह ही नहीं सकती। हाँ। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्री है वहां भी कर सकते हैं, दुकान है वहां भी कर सकते हैं, और सारी जगह तो कर सकते हैं आप, लेकिन स्कूल में नहीं कर सकते आप। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो फिर उसका भी कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे। मान लीजिए हम उतने बच्चों को नहीं, कुछ कम बच्चों को बुलाएंगे, वैसे भी करेंगे कुछ ना कुछ, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेके हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से उसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन फीस के बारे में भी जरूर कुछ सोचिएगा, जरूर कुछ प्लान कीजिएगा कंवरपाल जी। जी जी बिल्कुल, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार है, क्योंकि ये एक समस्या वाकई सबको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। चलते चलते एक फाइनल आपकी तरफ से मैं कमेंट लेना चाहूंगी। तमाम हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्होंने पूरा आपका प्लान सुन लिया कि आप अपने डिपार्टमेंट में क्या कोशिश कर रहे हैं और आप बच्चों को किस तरीके से आगे अब अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन एक सबक जो इस पूरी महामारी ने हम सबको दे दिया वो ये है कि अब अपनी पूरी दिनचर्या में, अपने जिंदगी को जीने के ढंग में, हर चीज में हमें बदलाव लाना पड़ेगा, और अगर वो बदलाव नहीं लेकर आएंगे तो फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। कंवरपाल जी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना जी, इसको हमने बिल्कुल बढ़ा के रखना चाहिए 100% कतई, इसमें कतई भी हमने रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मास्क हमने लगाना ही लगाना चाहिए, इसका भी हमने पूरा सैनिटाइज वगैरह का इस्तेमाल जो ये है हाथों के लिए सारा का सारा हमने करना चाहिए। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि अगर आप घर में सावधान रहते हैं ना जी, उसके बाद आपने थोड़ा सा व्यायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर को अगर आप व्यायाम करोगे तो उसमें ताकत आएगी रोगों से लड़ने की। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको प्राणायाम भी करना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए, जरूरी। कितना जरूरी है सैनिटाइज है, मास्क है, जितनी दूसरी चीजें जरूरी है, इतना ही आपका व्यायाम भी जरूरी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों बहनों से मेरी अनुरोध है, सभी बच्चों से भी अनुरोध है कि निश्चित तौर से सुबह आप आधा घंटा 1 घंटा लगा के पूरा इस पे व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि शरीर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तो कोई छोटी सी भी चीज आएगी वही मेरे ऊपर हमला कर देगी, वही मुझे रोगी कर देगी। तो उसके लिए जरूरी है कि उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो मैंने आपसे अपील की थी उसका जरूर ध्यान रखिएगा, फीस माफ करने के बारे में जरूर कुछ सोचिएगा, कम से कम कुछ तो रियायत आप आम जनता को दीजिए, क्योंकि जनता आपसे ये उम्मीद करती है। क्योंकि ये कोरोना की जंग है और हम बार बार कह रहे हैं ये आसान नहीं है, ये बेहद मुश्किल है, ये बेहद खतरनाक है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हम पर कब और कैसे वार कर दे हमें नहीं पता, कहां से वार कर दे हमें नहीं पता। इससे हम कैसे बचेंगे, कैसे अपने परिवार को बचाएंगे और कैसे हम सब सुरक्षित रहेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप तमाम जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको मास्क पहनने हैं, आपको सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, आपको ये जरूर देखना है कि अगर आपकी कोई वर्क प्लेस है, आप जहां पे काम करते हैं वहां पे प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान है या नहीं, वहां पर लगातार सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है या नहीं। आप बाहर जा रहे हैं तो आपका मास्क जरूर पहना होना चाहिए, आप लोगों से एक उचित दूरी बना के रखें और कभी भी पैनिक मत होइए, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है और ऐसे वक्त में बिल्कुल हम समझते हैं कि घरों में रहना कोई काम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कई कंपनीज ने दिए हैं, लेकिन जहां पे वो पॉसिबल नहीं है, अब बहुत से लोग उसको लेके भी परेशान हैं, कुछ को नौकरी जाने का खतरा है, कुछ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें। तो ऐसे में अपनी मनोस्थिति को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप संभाल के रखें। अपने माइंड को आप शांत करने के लिए आप माइंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और अपने दिन में, अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं। लॉकडाउन